नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। करनाल में किसानों की महापंचायत, प्रशासन से वार्ता रही विफल। महबूबा ने कहा, मैं घर में नजरबंद, कश्मीर में सामान्य हालात के दावे फर्जी। भागवत बोले, हिंदू मुसलमानों के पूर्वज एक, मायावती ने किया पलटवार। पाकिस्तान के विरोध में सड़क पर उतरे लोग, तालिबान ने की फायरिंग। और दामोह में लड़कियों को नग्न कर घुमाया, एनसीपीसीआर ने मांगी रिपोर्ट। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। 28 अगस्त को करनाल में आपने देखा था कि किस तरीके से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, और उसमें जो एसडीएम थे करनाल के आयुष सिन्हा, तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि किसानों का सिर फोड़ दो। उसी के विरोध में आज किसानों ने एक फिर से महापंचायत बुलाई और उन्होंने बहुत सारी डिमांड्स रखी थी कि आयुष सिन्हा जो एसडीएम थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और जो एक किसान जो कि मारा गया था उसको 25 लाख का मुआवजा दिया जाए, उसके घर वालों को नौकरी दी जाए। और इन तमाम तरीके की डिमांड्स किसानों ने प्रशासन के सामने रखी थी। उन्होंने कहा था 6 सितंबर तक प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन प्रशासन से जो वार्ता हुई, जो बातचीत हुई, वो बिल्कुल विफल रही। आज किसानों ने जो मिनी सेक्रेटेरिएट है वहां पर उन्होंने चढ़ाई की और वहां पर सिक्योरिटी काफी चौक चौबंद हो गई थी, लेकिन मिनी सेक्रेटेरिएट को घेरा किसानों ने। लेकिन वार्ता के लिए जब उन्हें बुलाया गया तो वो वार्ता 2-3 राउंड्स की बातचीत चली, लेकिन किसानों की जो ये वार्ता थी प्रशासन के साथ वो विफल रही। विफल रहने का मतलब ये है कि प्रशासन ने उनकी एक भी डिमांड को उस पर हामी नहीं भरी। अब आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और लाठीचार्ज जो हुआ है उस पर जांच भी होना चाहिए। तो इन सारी चीजों पर प्रशासन मानने से इनकार कर गया है, और बार बार जो किसान हैं वो यही कह रहे हैं कि जो सरकार की मंशा है वो यही है कि अनुशासन किसान भंग करे और किसी भी तरीके से इस पूरे आंदोलन को भंग किया जाए। लेकिन जो किसान हैं वो बिल्कुल शांत नहीं बैठने वाले। आपने देखा था कि किस तरीके से अभी मुजफ्फरनगर में भी एक महापंचायत हुई थी और उस महापंचायत में सभी किसानों ने इसी बात को लेकर कहा कि जो तीनों कृषि कानून है उसे वापस लिया जाए, और जितने भी चुनावी राज्य हैं उन चुनावी राज्यों में किसान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और बीजेपी को वहां पर हार का सामना करना पड़ेगा अगर वो इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती। अब आज आपको बता दें कि 11 सदस्यों की एक कमेटी थी जिसमें कि गुरनाम सिंह चड़ूनी, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, ये सारे लोग प्रेजेंट थे और मौजूद थे, और उन्होंने सेक्रेटेरिएट जाके प्रशासन से बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन वो बातचीत विफल रही। लेकिन बार बार जो किसानों के बीच में गांव-गांव जाकर जो बात कह रहे हैं कि जैसा राकेश टिकैत ने भी कहा कि ये जो किसान विरोधी सरकार है ये एमएसपी का फर्जी वाड़ा कर रही है, और किसानों की एक फेक लिस्ट बनाकर ये कह रही है कि देखिए हमने इतने सारे किसानों को एमएसपी का फायदा उठाया दिया। जहां तक कि गेहूं और धान की फसल की खरीद की बात है, उन्होंने कहा है कि भारी संख्या में किसानों को हम एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत का ये मानना है कि केवल 3% किसान ऐसे हैं जिन्हें एमएसपी का फायदा मिल रहा है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है और इसकी पोल हम खोल के रहेंगे। जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं ये सारे किसान वहां पर जाएंगे और ये बताएंगे कि बीजेपी एक किसान विरोधी सरकार है। तो आज क्योंकि इन सारे जो पूरी महापंचायत थी वो 28 अगस्त के लाठीचार्ज के विरोध में थी, और क्योंकि करनाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कंस्टिट्यूएंसी माना जाता है, तो एक तरीके से मनोहर लाल खट्टर को भी किसानों ने चुनौती दिया है, और एक तरीके से एक संदेश है कि हरियाणा में भी जो बीजेपी की सरकार है वो आराम से नहीं बैठ पाएगी। और आपको बता दें कि जो सूत्रों के हवाले से बार बार खबरें आती हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि किसानों ने बीजेपी के नेताओं का या बीजेपी के जो एलाइज हैं उनका वहां पर हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में निकलना मुश्किल हो गया है। तो
किसान जिस तरीके से मोमेंटम बना रहे हैं, एक महापंचायत के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और अभी 27 सितंबर को एक भारत बंद का भी आह्वान किया है। तो अगर ये किसान इस मोमेंटम को बरकरार रखते हैं तो वाकई में 2022 में जो 5 राज्यों में चुनाव है उसमें मुश्किल हो सकती है। और अगर इन 5 राज्यों में किसानों की एक बड़ी भूमिका समझ में आती है कि किस तरीके से बीजेपी को अगर ये लोग शिकस्त दे पाते हैं, तो जाहिर सी बात है और निश्चित रूप से 2024 के लिए किसानों की भूमिका आम चुनाव के लिए भी एक बड़ी भूमिका में निकल कर आ सकती है। इस पर मैंने आज जो कि करनाल में जो कुछ भी हुआ, इसको लेकर आज मैंने एक किसान नेता हैं परमजीत सिंह, उनसे भी बातचीत की और उससे आपको पता चलेगा कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है किसानों के मन में। और इसके बाद मैं आगे की खबर की ओर चलूंगी। मैं परमजीत सिंह, राष्ट्रीय किसान संगठन से और किसान मोर्चा का ही हम लोग भी सदस्य हैं। करनाल में आज हालात ये हो चुके हैं कि इंटरनेट पूरी तरीके से बंद है, मैसेज पूरी तरीके से बंद है। हम अपनी कोई भी न्यूज़ दिल्ली भेजना चाह रहे हैं जो नहीं जा रहा है, या हम अपने संबंधित को से भी संपर्क करना चाह रहे हैं, बहुत मुश्किल यहाँ पर हो चुके हैं। सिर्फ इसलिए कि एक सनकी एसडीएम का तो लकी फरमान, तालिबानी फरमान जो था कि सभी किसानों का सर फोड़ दो, कोई बच के नहीं जाना चाहिए था। वो सिर्फ इसलिए था कि या तो मुख्यमंत्री का वो आदेश था या मुख्यमंत्री को खुश करना चाहता था, क्योंकि वो विधानसभा जो क्षेत्र आता था वो मुख्यमंत्री का है। इसी को लेके हमने सिर्फ किसान मोर्चा ने सिर्फ ये मांग किया था कि उस एसडीएम को हटाया जाए और उस पर कार्रवाई किया जाए, लेकिन सरकार उसके पक्ष में आके खड़ी हो गई। सिर्फ इसलिए खड़ी हुई क्योंकि वो आदेश जो एसडीएम ने दिया था वो मुख्यमंत्री का आदेश था। अगर मुख्यमंत्री का आदेश नहीं होता तो अब तक वो एसडीएम हट गया होता। इसके बाद भी वो जो एसडीएम है वो आरएसएस के रिश्तेदार है, नजदीकी रिश्तेदारी है, मतलब कि वो सरकारी जॉब कर रहे हैं या पार्टी का काम कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। इसको लेके मिनी सचिवालय जो कहा जाता है करनाल का, उसको आज हम लोग ने घेर के बैठे हुए हैं। उसका सिर्फ यही मतलब है कि आप उस एसडीएम पे कार्रवाई करें, नहीं तो हम ये मान के चलेंगे कि वो जो सर फोड़ने का आदेश था वो एसडीएम का नहीं था, बल्कि वो मुख्यमंत्री का है। और तब तक हम लोग रहेंगे जब तक कि उस एसडीएम पे कार्रवाई न हो। शांतिपूर्वक रहेंगे, जो भी होगा कानून के अंदर में काम करेंगे, लेकिन उस एसडीएम पे कार्रवाई के बिना हम लोग नहीं हटेंगे। सरकार इंटरनेट बंद कर दे, मैसेज बंद कर दे, पूरी सेना उतार दे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जो हमारी दूसरी खबर है। और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है कि आज उनको नजरबंद कर दिया गया है उनके ही घर में। और उन्होंने ये भी कहा है ट्वीट करके कि राज्य में जो प्रशासन ये बता रहा है कि हालात सामान्य हैं, तो हालात सामान्य नहीं है। और सरकार की इस दावे की पोल खोलता है इस बात का, ये जो उनको नजरबंद किया गया है ये उस बात का प्रतीक है। हालांकि प्रशासन ने इस बात से इनकार किया है कि उनको नजरबंद किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि आज महबूबा मुफ्ती को अपने पार्टी ऑफिस जाना था, पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करनी थी, जो शेर कश्मीर में उनका पार्टी ऑफिस है, लेकिन वो नहीं जा पाई। उन्होंने कहा है कि उनको नजरबंद कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि भारत की जो सरकार है वो अफगानियों के अधिकारों के लिए ज्यादा परेशान है, लेकिन कश्मीर में लिटरली जबरन लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है और उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं इस समय नजरबंद हूं क्योंकि यहाँ पर हालात सामान्य नहीं है। और सामान्य स्थिति जो भी बता रहा है वो उसकी दावे की पोल खोलता है। लेकिन आपको बता दें कि जो कश्मीर की राजनीति है वो ऐसा लग रहा है कि अब एक अलग राजनीति वहां पर नजर आएगी। और जो कुछ भी अफगानिस्तान और तालिबान का एक जो असर है वो कश्मीर की राजनीति पर भी दिख रहा है, क्योंकि ये जो विपक्षी दल है, और खासकर अगर हम पीडीपी की बात करें तो पीडीपी एक ऐसी पार्टी मानी जाती है जो कि हमेशा से थोड़ा सा उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहा है तालिबान के लिए। तो इस तरीके की कोई स्थिति ना पैदा हो जाए, तो इस तरीके से अपने आप को महबूबा मुफ्ती इस पॉलिटिक्स को रेलेवेंट रखना चाह रही हैं, अपने आप को रेलेवेंट बनाने की कोशिश रख रही हैं और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि जो कुछ भी तालिबान और अफगानिस्तान में हो रहा है उसका असर कश्मीर पर भी पड़ रहा है। और कश्मीर की पॉलिटिक्स पर जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है और ये जो बातें सामने आई हैं, तो ये तो सभी कह रहे थे कि जो कुछ भी अफगानिस्तान में हो रहा है तो सरकार को चौकन्ना होगा कि कश्मीर में कोई इसका असर कैसे पड़ सकता है। तो इसी मौके का फायदा
वहाँ की विपक्षी पार्टीज उठा रही हैं और ये उसका एक नमूना है। अब नज़रबंद है या नहीं है, उन्होंने ट्वीट करके तो ये बोला है कि उनको नज़रबंद किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर उन्हें नज़रबंद किया गया है तो ये गलत है। लेकिन हालात सामान्य नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है और ये उस दावे की पोल भी खोलता है जहां पर सरकार ये कह रही है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल इन कश्मीर। लेकिन कश्मीर के जो पत्रकार हैं वो इस महबूबा मुफ्ती के इस वक्तव्य का खंडन भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये एक लोकल पॉलिटिक्स है जो उस पर हावी हो रही है, लेकिन ये एक बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है और जो अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर कश्मीर में जो पड़ेगा वो वाकई में संवेदनशील है। तो मैंने आज बात की थी सुहेल काजमी से, जो कि आपको बता दें कि जो डेली तस्कीन के जो एडिटर हैं, सुनिएगा उन्होंने क्या कुछ कहा है। समझता हूँ जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया और पूरी दुनिया में एक खलबली है कि उनका तरीकाकार क्या रहेगा आने वाले दिनों में, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और कश्मीर बीइंग ए सेंसिटिव स्टेट और हम लोग जो है पिछले 2.5 डिकेड से यहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भोग रहे हैं और ऐसे मौके पे महबूबा मुफ्ती जी का ऐसा बयान आना सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स को देखते हुए या वोटरों के रिझाने के लिए, मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आज दुनिया का सिनेरियो बदल गया है, एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसीज़ बदल गई, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमिक रिसेशन में पूरा वर्ल्ड चल रहा है और आज भी महबूबा जी सिर्फ गन की और अलगाववाद की और पाकिस्तान की बातें करती हैं। मैं समझता हूँ वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन हर पार्ट, और अगर इस तरह का गवर्नमेंट को लगा है कि उनको नज़रबंद करना ज़रूरी है इस मौके पे, तो मैं समझता हूँ उनको इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब गुमराह करके सियासत करना हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव स्टेट में थोड़ा सा मुश्किल है और लोग साथ नहीं देंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब बात करते हैं तीसरी खबर की, जहां पर आज मोहन भागवत जो आरएसएस के सरसंघचालक हैं, तो उन्होंने पुणे के एक कार्यक्रम में ये कहा कि हिंदू और मुसलमान के पूर्वज एक ही हैं, इसलिए हर भारतीय नागरिक हिंदू है। और ऐसा उन्होंने कहा था, पुणे की ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन का एक कार्यक्रम था, वहां पर उन्होंने कहा था। और साथ में उन्होंने ये कहा कि जो समझदार मुस्लिम नेताओं को कट्टरपंथियों के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसको डरने की भारत में जरूरत नहीं है और हिंदू समुदाय की किसी से भी दुश्मनी नहीं है और हिंदू अन्य विचारों का असम्मान नहीं करते। और उन्होंने कहा है कि हमें मुस्लिम वर्चस्व की नहीं बल्कि भारत के वर्चस्व की चिंता करनी चाहिए। अब ये बयान उस समय आया है जब एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, खासकर तब जब नसीरुद्दीन शाह का एक वीडियो सामने आया जो कट्टरपंथी मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ। उसके बाद जावेद अख्तर ने एक तुलना कर डाली तालिबान और आरएसएस और वीएचपी और बजरंग दल के बीच में, और तब उसके बाद मोहन भागवत का ये बयान आया है। तो अपने आप में एक अहम बयान है जिसको लेकर आज मायावती एक ब्राह्मण समाज का जो उनकी मीटिंग्स की जो सीरीज हुई थी और उसका वो समापन कर रही थी, तो उन्होंने मोहन भागवत को ही कहा कि अगर मुस्लिम और हिंदू के एक ही पूर्वज हैं तो फिर आप मुसलमानों पर अत्याचार क्यों कर रहे हैं। तो मायावती ने एक पलटवार जरूर किया है, लेकिन जिस तरीके से मायावती ने ब्राह्मण समाज की उनकी कई मीटिंग्स थी और उनकी आज उस मीटिंग में गणेश की प्रतिमाएं नजर आई, त्रिशूल नजर आया, उसके बाद शंखनाद नजर आया, तो जाहिर सी बात है कि इस समय दोनों मोहन भागवत और मायावती दोनों जो हिंदू और मुस्लिम की जो राजनीति यूपी में खेली जाएगी, ये आज उसका एक और नमूना पेश किया गया है। मोहन भागवत भी तालिबान और अफगानिस्तान के संदर्भ में जो कुछ भी वहां पर चल रहा है उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में और खासकर यूपी के चुनाव में कितना होगा, ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जो हिंदू कट्टरपंथी ताकतें हैं उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया है। भले ही मोहन भागवत एक सेक्युलर फेस दे रहे हों, लेकिन वो बात अभी भी हिंदू राष्ट्र की कर रहे हैं। एक तरफ मायावती जहां पर ब्राह्मणों के वोटों को साधने में लगी हुई हैं, उनको जीतने में लगी हुई हैं, तो वो मुसलमानों की हितैषी बनकर उभर रही हैं, अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट कर रही हैं। उन्होंने मोहन भागवत को ये बात पूछी है कि अगर हिंदू और मुसलमान एक ही पूर्वज हैं तो आप मुसलमानों पर अत्याचार क्यों कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आने वाला जो यूपी का चुनाव है वो हिंदू बनाम मुसलमान की पॉलिटिक्स पे खेला जाएगा। और मैं आपको ये भी बात बिल्कुल सर्टेनिटी से बता सकती हूँ कि जो अफगानिस्तान की जो राजनीति है और जिस तरीके से कट्टरपंथी ताकतों को बल मिल रहा है,
अपने देश में उसका इम्पैक्ट भी यूपी के चुनाव में नजर आएगा। लेकिन जो कुछ मोहन भागवत ने कहा है उनको यहाँ पर गहन मंथन करने की जरूरत है कि वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो एक तरफ कह रहे हैं कि मुस्लिम वर्चस्व नहीं बल्कि हमें भारत के वर्चस्व की बात करनी चाहिए, लेकिन मुसलमानों को वो श्योर कैसे करेंगे, उनके पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन यूपी की पॉलिटिक्स किस आधार पर खेली जाएगी उसकी झलक ये स्टोरी जरूर देती है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं अफगानिस्तान में हो रहे गतिविधियों की। आज की जो सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान से सुर्खियों में रही थी वो ये थी कि जो पाकिस्तान की एम्बेसी है काबुल में, उसके सामने करीब 70 जिसमें कि ज्यादातर महिलाएं थीं, वो आज विरोध प्रदर्शन कर रही थी और उसमें पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे थे कि पाकिस्तान को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो भी कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है। यहां तक कि नारे भी लग रहे थे और डेथ टू पाकिस्तान, डेथ टू आईएसआई, ये इस तरीके की बातें वहां पर ज्यादातर विरोध प्रदर्शनकारियों में महिलाएं थीं जो कि देखी जा रही थी। तो इस तरीके का एक एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट आज काबुल की सड़कों पर नजर आया। ये इस बात का प्रतीक है कि जो महिलाएं हैं उनको ये डर है कि अगर पाकिस्तान जो कि तालिबान का क्रिएटर है और अगर तालिबान को वो सपोर्ट करता है तो जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, मुसलमान जो वहां अफगान महिलाएं हैं, उनके फ्रीडम का क्या होगा, उनकी स्वतंत्रता, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का क्या होगा, उनके मन में ये डर है और इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ ये नारेबाजी की जा रही है। और पाकिस्तान खासकर एक ऐसे समय में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है जिस समय पाकिस्तान के जो आईएसआई के चीफ हैं वो भी काबुल में हैं और वो पाकिस्तान की जो सरकार का गठन होना है उसमें वो हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका है अफगानिस्तान में, भले ही तालिबान ये कहे कि हम एक बहुत ही इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, महिलाओं को सब तरीके की सुरक्षा मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं का एक बहुत बड़ा तबका है, अफगानिस्तान की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा तबका है जो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ रहा है और उनको ये लग रहा है कि अगर तालिबान शासन वापस अपने पुराने अवतार में अगर आ गया तो उनके लोकतांत्रिक अधिकार उनसे छिन जाएंगे। और यही वजह है कि भारी संख्या में ये महिलाएं, करीब 70 महिलाएं थी जो पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी। आपको बता दें कि इसके एक दिन पहले ही मज़ार शरीफ में कुछ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद हेराट में, उसके पहले हमने देखा था कि हेराट में बहुत सारी महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया। और इस समय जो एक आर्थिक और जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो तो है ही साथ में, लेकिन जो अफगान जो विरोध प्रदर्शनकारी हैं उन्हें अपनी आज़ादी भी बहुत ज़्यादा प्रिय है और ये उसका एक नमूना है। लेकिन ये बहुत ही संवेदनशील समय है अफगानिस्तान के लिए और इस्लामाबाद के हस्तक्षेप से क्या कुछ जो वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, वहाँ के अफगानियों के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, क्या उनसे छीन लिए जाएंगे? क्योंकि अगर पाकिस्तान और तालिबान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो शरीयत लॉ हम जिसकी बात कर रहे हैं कि शरिया को लागू किया जाएगा और इस्लामिक फ्रेमवर्क, जिस इस्लामिक फ्रेमवर्क की बात तालिबान कर रहा है, तो वो पाकिस्तान के साथ मिलकर वो इस्लामिक फ्रेमवर्क क्या उन महिलाओं के लिए, क्या उन अफगानियों के लिए गवारा होगा जो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं? तो ये ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान में एक लंबी लड़ाई छिड़ रही है और बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान का हस्तक्षेप नहीं समझ में आ रहा है। और पंजशीर की आज़ादी के लिए भी लोग बराबर लड़ रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पंजशीर पर अब तालिबानियों का पूरा कब्जा हो गया है, लेकिन पंजशीर में भी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी तालिबान का पूरा कब्जा नहीं है फिलहाल। लेकिन एक झलक आज जरूर हमें मिलती है काबुल की सड़कों पर कि किस तरीके से इस्लामाबाद का हस्तक्षेप पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान की जनसंख्या है उसे नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि उसे अपने लोकतांत्रिक अधिकार ज्यादा प्यारे हैं। इस पर आज हमने इस पूरी स्टोरी पर मेजर जनरल ध्रुव कटोच जो कि डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के, उनसे बात की थी। सुनिए उनका क्या कहना है। देखिए, अफगानिस्तान में स्थिति अभी तक बहुत नाजुक है। 15 अगस्त को तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था काबुल को, लेकिन उसके बाद अभी 3 हफ्ते हो चुके हैं और कोई सरकार अभी तक बनी नहीं है। तो सरकार की फॉर्मेशन में ही प्रॉब्लम्स इस समय पर आ रही हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि जो तालिबान है और जो बाकी उनके साथ गुट मिले हुए हैं उनके आपस के बीच में भी प्रॉब्लम्स हैं। इस बीच में सबसे ज्यादा तकलीफ जो हो रही है ये है अफगान के लोगों को।
और इसीलिए बार बार ये प्रदर्शन अभी शुरू हो गए हैं काबुल में अफगानिस्तान की जनता से, जिसमें महिलाएं भी बहुत ज्यादा शामिल हो चुकी है। अभी वो क्या चाहते हैं? वो सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और आईएसआई इसका अफगानिस्तान के इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाज ना करे, सिर्फ ये चाहते हैं ये। और ये प्रदर्शन जो हुई थी ये यही दिखा रही थी, उन्होंने एक एंटी पाकिस्तान प्रदर्शन शुरू किए हैं। अभी इस एंटी पाकिस्तान प्रदर्शन में तालिबान ने क्या किया कि उन जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे उन्हीं के ऊपर ही गोली चला दी। तो ये मैं समझता हूं एक लिंकेज दिखा देता है जो पाकिस्तान की मिलिट्री, उसकी आईएसआई और अफगानिस्तान तालिबान के बीच में जो है। और ये इनके रिश्ते बहुत मजबूत हैं, ये तकरीबन 20 साल से ये रिश्ते हैं ये जो अभी तक बन चुके हैं। तो एक तो ये दिखा देता है कि उनके रिश्ते अभी तक बहुत मजबूत हैं, और दूसरा कि पाकिस्तान अभी तक भी अफगानिस्तान के तालिबान के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। और एक तरफ से आप ये समझ लीजिए कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ऑक्यूपेशन फोर्सेस आ गई है और ये अभी हटने वाली नहीं है। अब हमारी आखिरी खबर मध्य प्रदेश के दामोह इलाके से है। जी हाँ, वहां पर एक गांव है जिसका नाम है बानिया गांव, और उस बानिया गांव में क्योंकि ये बुंदेलखंडी इलाका है जहां पर पानी की बहुत कमी होती है, तो पानी की कमी के चलते गांव वाले बहुत ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं और मेघ राजा को खुश करने के लिए क्या कुछ करते हैं उससे जुड़ी हुई आज एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्टोरी आज आपको मैं बताना चाहती हूँ। वहां पर यह खबर आई है कि इस बानिया गांव में 6 नाबालिग लड़कियों को नग्न करके उनको परेड कराई गई और वो अपने सिर पर टोकरी रखकर और उसमें एक मेढक को बांधकर वो चल रही थी, क्योंकि वहां पर गांव वालों का एक अंधविश्वास है कि अगर ऐसा नाबालिग लड़कियों को नग्न तरीके से इस तरीके से चलाया जाएगा और वो घर घर जाकर से भीख मांगेंगी तो उससे मेघ राजा खुश हो जाएंगे और बरसात हो जाएगी। मजे की बात यह है कि ये जो अंधविश्वास है ये हर साल चलता आया है, लेकिन इस साल वहां के प्रशासन की नजर पड़ी, पुलिस की नजर पड़ी, या फिर ये कह लीजिए कि पुलिस इसके पहले अंधी थी, उसको पता था लेकिन फिर भी वो नहीं रोकती थी। लेकिन अब जब ये पूरा मामला सामने आया है तो जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स है उन्होंने दामोह के प्रशासन से इस पर एक रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट मांगकर एक कड़ी कार्रवाई शायद उस पर हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है जो कि दामोह के एसपी ने भी ये कहा है कि क्योंकि यहाँ पर गांव वालों ने कंप्लेंट नहीं किया है इसलिए अंधविश्वास के खिलाफ लोगों में वहां पर जागरूकता फैलाई जा सकती है। तो जागरूकता के साथ साथ ऐसा कैसे हो गया कि नग्न अवस्था में नाबालिग लड़कियों को चलाया गया और इसके बारे में कोई जागरूकता नहीं थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार की नाक के नीचे दामोह से कुछ ही किलोमीटर दूर है ये गांव और अंधविश्वास इतना फैला हुआ है। ये एक ऐसी सरकार है जो कि विज्ञान प्रसार में बहुत ज्यादा विश्वास करती है, तो कैसे शिवराज सिंह चौहान की सरकार की नाक के नीचे एक इतना दुर्भाग्यपूर्ण एक इंसिडेंट हुआ और उनको इस बात का पता भी नहीं चला। बहरहाल जब ये पूरा मामला सामने आया है तो एनसीपीसीआर ने इस पर रिपोर्ट मांगी है, लेकिन अब इस पर रोक लगती है, कैसे रोक लगेगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि अंधविश्वास के चलते लोग क्या कुछ कर बैठते हैं कि लड़कियों की गरिमा की परवाह भी नहीं होती और परिवारों को पता ही नहीं कि उनके हाथों कितना एक गलत काम हो रहा है। लड़कियों की गरिमा से खिलवाड़ एक तरीके से हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि मेघ राजा खुश हो जाए और उस ड्राउट प्रोन इलाके में पानी आ जाए। इस स्टोरी के बारे में आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा, सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी के साथ। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।